एक अमीर आदमी के खजाने में 12 अरब नकद पड़े हैं, लेकिन वो एक पैसा भी खर्च करने की हिम्मत नहीं करता, और इसका कारण है उसके सामने रखी यह छोटी सी मशीन। अमीर आदमी ने एक बड़ा नोट निकाला और उसमें डाल दिया। मशीन ने तुरंत एक तेज अलार्म बजा दिया। असल में वो भारत का सबसे बड़ा नकली नोट निर्माता है, जो हर दिन 1 अरब नकली नोट बनाता है। लेकिन इस नई सुपर नोट डिटेक्टर मशीन के कारण गोदाम में रखे 60 टन माल सब बेकार हो गए। जब वो चिंता में अपने बाल नोच रहा था, उसके एक आदमी ने उसे एक स्थानीय विशेषज्ञ द्वारा बनाए गए नकली नोट का नमूना दिया। जब वो नकली नोट आसानी से मशीन की जांच में पास हो गया, तो अमीर आदमी के मन में जिज्ञासा भर गई। उसके पास भारत की सबसे उन्नत नोट बनाने की मशीनें हैं, फिर वो एक अनजान व्यक्ति से कैसे हार सकता है? क्या उसके पास कोई गुप्त हथियार है? उसने तुरंत अपने आदमी को उस व्यक्ति को आदरपूर्वक बुलाने के लिए कहा। जब अमीर आदमी ने पूरी बात सुनी, तो वो आश्चर्य से कुछ बोल नहीं पाया। असल में उस व्यक्ति का गुप्त हथियार उसकी अपनी 2 हाथ हैं। उसका नाम सन्नी है और वो एक प्रतिभाशाली चित्रकार था। उसकी बनाई हुई विश्व प्रसिद्ध चित्रों की नकल को असली चित्रकार भी पहचान नहीं पाते थे। लेकिन 7 साल से प्रेमिका ने उसे गरीब समझकर छोड़ दिया। गुस्से में सन्नी ने तय किया कि वो अब कभी चित्र नहीं बनाएगा, बल्कि सीधे नोट बनाएगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। नए नोट में कई सुरक्षा तकनीकें थीं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी डिजाइन में छिपे सूक्ष्म अक्षर। यहाँ तक कि उच्चतम रिजोल्यूशन वाली कॉपी मशीन भी मूर पैटर्न के कारण नकली बनाने में असफल हो जाती। इस समय सन्नी की कला काम आई। उसने एक एक करके सभी हिस्सों के डिजाइन की नकल की और उन्हें जोड़कर एक परफेक्ट नोट का आधार तैयार किया। फिर उसने प्रिंट में खामियों को ठीक किया और मार्बल पॉलिशिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग और बेकिंग जैसी प्रक्रियाओं से उसे उस प्रसिद्ध प्रिंटिंग प्लेट में बदल दिया। लेकिन जब उसने एक प्रिंटिंग प्रक्रिया को 4 समूहों में विभाजित किया, रंग भरने, प्रिंटिंग, सफाई और रंग बदलने के लिए, और इस समस्या को हल कर दिया, और जो हाईटेक सुरक्षा पट्टी लगती थी, वो 10 रुपये किलो की चमकदार पट्टी से आसानी से बन गई। कटाई के बाद उसने कागज के बीच में डाला और मार्कर से किनारे की रेखा खींची और काम पूरा हो गया। लेकिन जब सन्नी ने प्रिंट किया हुआ नोट देखा, तो उसे लगा कि यह बहुत नया लग रहा है। इसलिए उसने एक तरकीब सोची। उसने नोट को चाय में भिगोया और सूखने के बाद एक असली जैसा दिखने वाला मुड़ा हुआ नोट तैयार हो गया। दोनों तुरंत सुपरमार्केट गए अपने बनाए नकली नोट का परीक्षण करने के लिए। लेकिन मालिक ने नोट को हाथ में लिया और मसलने लगा, और फिर उसने कोल्ड ड्रिंक लेने के बजाय ध्यान से देखना शुरू कर दिया। अचानक उसने नोट को दबाया। सन्नी ने तेजी से बाहर की ओर खींचा और उसे बाहर निकाल लिया। मालिक के जोर से अलार्म बजाने के साथ दोनों डर के मारे भागकर घर लौट आए। फिरोज के मन में 1 लाख सवाल थे। हमने जो बनाया वह असली नोट से कैसे अलग था? मालिक ने तुरंत कैसे पहचान लिया? लेकिन सन्नी को समझ आ गया था कि क्या हुआ था। उसने फिरोज से आंखें बंद करने को कहा और फिर 2 असली नोटों के बीच में एक नकली नोट डालकर उसे दिया। फिरोज ने तुरंत नकली नोट पहचान लिया। असल में ये कागज की समस्या थी। उन्होंने साधारण कागज का इस्तेमाल किया था, जिसका वजन और मोटाई सही नहीं थी, और उसमें असली नोट की तरह कुरकुरा और चिकना एहसास नहीं था। दोनों ने सभी पेपर मिलों को फोन किया। फिरोज ने बेपरवाही से कहा कि यह बहुत पतला है। सन्नी ने 2 पीले पन्ने एक साथ रखकर उसे आजमाने को कहा। इस बार फिरोज खुशी से कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि इसका एहसास असली नोट जैसा ही था। दोनों ने पहले पीले पत्तों को ब्लीच करके रंग हटाया, फिर सुखाया। इसके बाद उन्होंने नोट के दोनों तरफ की छपाई की और विशेष गोंद से उन्हें चिपकाया। अंत में नकली नोट की सतह पर एक पारदर्शी धातु की परत लगाई, जिससे असली नोट की तरह कुरकुरा और चिकना एहसास हुआ। दोनों ने उन्नत नकली नोट लेकर फिर से उसी छोटी दुकान पर गए। इस बार सन्नी अंदर जाकर सोडा खरीदने लगा, जबकि फिरोज बाहर खड़ा होकर उसका हाथ पकड़े रहा, ताकि जरूरत पड़ने पर भाग सके। सन्नी ने सांस रोककर निर्णय का इंतजार किया। जब उसने मालिक से सोडा लिया, तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वे आखिरकार सफल हो गए थे। दोनों खुशी से गाड़ी में गाने और नाचने लगे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने काले सरदार को 1 लाख नकद देने की पेशकश की, लेकिन अगर वो नकली नोट नहीं पहचान सका, तो काले सरदार को उसे 1 लाख देना होगा। उसकी आत्मविश्वास देखकर काले सरदार ने सन्नी को नकली नोट पहचानने के लिए कहा। लेकिन जब 3 नोट सन्नी के हाथ में आए, तो वो खुद भी पहचान नहीं सका। इससे साबित होता है कि ये नकली नोट असली नोट के बराबर हैं। इसलिए काले सरदार ने 20 मिलियन नकली नोट बनाने के लिए 6 मिलियन की पेशकश की और 2 हफ्तों में डिलीवरी की मांग की। इस समय सन्नी केवल पैसे कमाने के बारे में सोच रहा था और तुरंत सहमत हो गया। लेकिन वो भूल गया कि उनके पास न केवल उपकरण पुराने थे, बल्कि उत्पादन सामग्री भी पर्याप्त नहीं थी। 10 लाख छापने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। इसलिए फिरोज ने शिकायत की, लेकिन सन्नी शांत रहा। घर पहुंचते ही उसने प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले अपने चाचा को ढूंढा।
चूंकि चाचा को पता चल गया था तो उन्हें शामिल करना ही पड़ा। जब चाचा भी असली और नकली में फर्क नहीं कर सके तो सन्नी ने उन्हें होटल ले जाकर नकली नोट से खर्च किया। जब होटल के मालिक ने भी असली और नकली में फर्क नहीं कर सका तो चिंतित चाचा ने राहत की सांस ली। सन्नी ने मौके का फायदा उठाकर चाचा को बताया कि ये दादा की दिवालिया होने वाली पत्रिका को बचाने का एकमात्र तरीका है। इस तरह चाचा को शामिल करने में सफलता मिली। तीनों ने एक नई कॉपी मशीन और एक ड्रायर खरीदा और बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी की, लेकिन तब उन्हें पता चला कि सबसे महत्वपूर्ण सामग्री कागज की कमी है। वे पेपर मिल से खरीदने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि यह कागज प्रतिबंधित है और इसे खरीदने के लिए पहचान पत्र की आवश्यकता है। अब सन्नी को भी चिंता होने लगी। सन्नी ने समय पर डिलीवरी की और काले सरदार ने खुशी खुशी पैसे दिए। इस सौदे से आत्मविश्वास पाकर चाचा भतीजे ने और नकली नोट छापे, कर्ज चुकाया और दादा की दिवालिया होने वाली पत्रिका को बचा लिया। जल्द ही काले सरदार ने दूसरा सौदा लाया। इस बार ग्राहक एक सरकारी अधिकारी था। चुनाव नजदीक थे और अधिकारी को संचालन के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने 2 अरब के माल का ऑर्डर दिया, जिसकी समय सीमा भी 2 हफ्ते थी। उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने न केवल कॉपी मशीनें बढ़ाईं, बल्कि ड्रायर की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी। साथ ही कागज को वैध तरीके से प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक अनपढ़ बूढ़े व्यक्ति को कानूनी प्रतिनिधि बनाया और एक पत्रिका के लिए पंजीकरण किया, जो एक आवरण के रूप में काम करता था और वे हर दिन प्रिंटिंग प्रेस के बंद होने के बाद काम शुरू करते थे। हालांकि जब सनी यहाँ जोरों से उत्पादन कर रहा था, उसे नहीं पता था कि संकट चुपचाप उसके पीछे आ रहा है। उस दिन सनी ने देवी को खाने के लिए बुलाया। देवी को नहीं पता था कि उसने पैसे कमा लिए हैं। उसने पहले ही वेटर को अपना बैंक कार्ड दे दिया था और खाने के दौरान सनी को बताया कि वो जल्द ही शादी करने वाली है। ये सुनकर सनी को जैसे बिजली का झटका लगा। इस झटके के बाद उसने बिल का भुगतान करने की कोशिश की ताकि वो अपनी प्रतिष्ठा बचा सके, लेकिन जब उसने पैसे निकाले तो पाया कि नकद पर्याप्त नहीं था। इस समय सनी इतना उत्तेजित हो गया था कि उसने नियमों की परवाह किए बिना नकली नोटों से बिल का भुगतान कर दिया, लेकिन उसने अपने उत्पाद का उपयोग न करने की अपनी खुद की वर्जना तोड़ दी और ये नकली नोट एक महिला के हाथों में पहुंच गए। महिला का नाम मेघा था, जो भारत के नकली विरोधी समूह की विशेषज्ञ थी। नोट प्राप्त करते ही उसे कुछ गड़बड़ लगी और वो इसे अपने सहकर्मियों के साथ अध्ययन के लिए ले गई। कई अरबों के नोटों पर बैठे सनी और उसके भाई भविष्य के सुंदर जीवन की कल्पना कर रहे थे, बहुत उत्साहित थे। हालांकि चीजें अक्सर अप्रत्याशित होती हैं। बड़ी मात्रा में नकली नोट बाजार में बेचने के लिए तैयार थे। मंसूर का दायां हाथ बिलाल विदेश में गिरफ्तार हो गया। ये बिलाल कोई साधारण आदमी नहीं था, उसके पास मंसूर के सभी बिक्री चैनलों की जानकारी थी। अगर उसने कबूल कर लिया तो मंसूर के व्यापार के लिए यह विनाशकारी होगा। उसने अपने संबंधों का उपयोग करके अपने बीमार दादा के लिए सर्जरी की व्यवस्था की। वो अंदर से बहुत आभारी था। उसे धन्यवाद देने के लिए उसने मंसूर की मांग को स्वीकार कर लिया और नकली विरोधी समूह से शुरुआत करने का निर्णय लिया। और लक्ष्य मेघा पर केंद्रित था। उसने सही समय का इंतजार किया और जब मेघा कॉफी पी रही थी तो उससे बातचीत शुरू की। वो बहुत जल्दी उसके साथ घुल मिल गया और दोनों ने अच्छी बातचीत की। जब उसने सुना कि मेघा घर ढूंढ रही है तो सनी ने मौके का फायदा उठाया और एक दोस्त की मदद से एक मकान मालिक से मिलवाया। घर देखने के दौरान सनी ने बहाना बनाया कि उसका फोन बंद हो गया है और मेघा का फोन उधार लिया और उस पर एक निगरानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। जैसे ही मेघा को कोई भी संदेश मिलता वो सनी के फोन पर भी आ जाता। अब से नकली विरोधी समूह की गतिविधियों पर सनी की नजर थी। इस खबर को सुनकर मंसूर पूरी तरह से निश्चिंत हो गया और नकली नोटों को बाजार में उतारने की तैयारी करने लगा। और सनी ने भी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी कमाई को 5% से बढ़ाकर 15% कर लिया। हालांकि वे यह नहीं सोच सकते थे कि हर बार जब वे परिवहन मार्ग की पुष्टि करते तो नकली विरोधी समूह को इसकी जानकारी मिल जाती और उन्हें लेन देन रद्द करना पड़ता। दोनों पक्षों ने कई बार एक दूसरे के खिलाफ चालें चली, तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर कोई गद्दार है। मंसूर ने एक उपाय सोचा, एक छोटा माल। करोड़ों की नकली नोटों की खबर तुरंत सुर्खियों में आ गई और सनी और उसके भाई चुपके से एक पुरानी मालवाहक जहाज खरीदकर 1 अरब 20 करोड़ नए नकली नोटों के साथ मुंबई से फिलीपींस के लिए रवाना हो गए। लोगों को लगा कि सनी पागल हो गया है, क्या ये खुद को फंसाने जैसा नहीं है? लेकिन सनी को पूरा विश्वास था। उसने जहाज को सीधे समुद्र तट पर ले जाकर खड़ा कर दिया। जल्दी ही फंसे हुए जहाज ने कई पर्यटकों को आकर्षित किया और पुलिस भी तुरंत जांच के लिए आ गई। लेकिन जहाज पर चढ़ने के बाद उन्होंने पाया कि यह एक खाली भूत जहाज था। असल में सनी ने पहले ही नकली नोटों को पैक करके समुद्र में डुबो दिया था, जबकि पुलिस का ध्यान भूत जहाज पर था। नए नकली नोटों को बाजार में धीरे धीरे उतारा जाने लगा। सनी और उसके भाई ने खूब पैसा कमाया, नई कारें खरीदी, नए घर खरीदे। ऐसा लग रहा था कि पैसे से सब कुछ मिल गया। दूसरी ओर सरकार नए नकली नोटों से परेशान हो गई और उन्होंने एक नई नकली नोट पहचानने वाली मशीन लॉन्च की। नए संस्करण के नकली नोटों के सामने
पूरी तरह से बेअसर हो गए। यहाँ तक कि मेई परिवार जैसे विशेषज्ञ भी इसे पहचान नहीं सकते थे। केवल नकली नोटों को जलाने के रंग से ही असली नकली का पता लगाया जा सकता था। यह अधिकारियों के लिए अस्वीकार्य था और खबर के अनुसार नए संस्करण के नकली नोटों की संख्या 120 थी। इतनी बड़ी संख्या अगर पूरी तरह से बाजार में आ गई तो यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगी। इसलिए नकली नोट विरोधी समूह को 1 महीने के भीतर इस घातक नकली नोटों के विक्रेताओं को पकड़ने का आदेश मिला। समय बीतता गया, सनी और मेई परिवार के बीच संबंध गर्म हो गए और दोनों ने अपने कामकाजी दिनचर्या के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मेई ने सनी को बताया कि आमतौर पर नकली नोटों के डिजाइनर नकली नोटों पर अपनी छाप छोड़ते हैं, न केवल दिखावे के लिए बल्कि यह कलाकार के आत्म सम्मान की खोज का एक तरीका भी हो सकता है। और फिर वो अपनी बात से प्रेरित हो गया। उसने पहले के 50 युआन के नकली नोट और हाल ही में प्रचलित नए संस्करण के नकली नोटों की तुलना की। वास्तव में दोनों नोटों पर एक ऐसा चीज था जो नोटों से संबंधित नहीं था। अक्षर एस। स्पष्ट रूप से दोनों नकली नोटों का एक ही डिजाइनर था। जांच के बाद 50 युआन के नकली नोटों का एक अधिकारी के साथ बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ था। इसलिए समूह के नेता अधिकारी के घर गए लेन देन के विशिष्ट विवरण जानने के लिए। जैसे ही डिजाइनर को पकड़ लिया जाएगा, नए संस्करण के नकली नोटों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकेगा। लेकिन अधिकारी ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीधे इनकार कर दिया। मजबूरन समूह के नेता को अपने वरिष्ठ के पास जाना पड़ा। सहयोग से वरिष्ठ और अधिकारी विरोधी राजनीतिक दलों के थे। आपसी समझौते और लाभों के आदान प्रदान के बाद समूह के नेता को अधिकारी का सहयोग मिला। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें अधिकारी ने फिर से नकली नोटों की खरीद की और नकली नोट विरोधी समूह ने गुप्त रूप से घात लगाई ताकि लेन देन के समय अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। लेन देन का स्थान एक मल्टी स्टोरी पार्किंग में तय किया गया। सनी और उसका भाई अलग अलग कारों में पहले पार्किंग में दाखिल हुए। सनी ने फायरोज को दूसरी मंजिल पर इंतजार करने को कहा और खुद छठी मंजिल पर लेन देन के स्थान पर गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे पुलिस के जाल में फंस चुके हैं। जब तक सनी ने मेई परिवार को नहीं देखा तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वो फंस चुका है। इसलिए वो तुरंत रिवर्स गियर में गाड़ी चलाकर भागा। वो दूसरी मंजिल पर फायरोज की कार में गया। दोनों ने कपड़े बदले और जैसे ही वे निकलने की तैयारी कर रहे थे, नकली नोट विरोधी समूह के नेता ने उन्हें रोक लिया। दोनों ने झूठ बोला कि वे सफाई कंपनी के कर्मचारी हैं और यहाँ काम करने आए हैं और तभी समूह के नेता का वॉकी टॉकी बज उठा। सनी ने मौके का फायदा उठाया। एक